अगर ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से बाय कर लें। डिफाइन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो सवाल मैंने अभी पढ़ा है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है जो कि सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में पढ़े हैं, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह की पैसों की प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पैसे को कहते हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स डील करनी पड़ी। तो आइए हम सब ये चीज़ें जानते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेनी है। इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि पाकिस्तान इज़ ए डेवलपिंग कंट्री विद मैनी इकोनॉमिक चैलेंज। कि पाकिस्तान ज़ाहिर है एक ऐसा मुल्क है जो लगातार डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी, बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट की स्टेबल नहीं थी, चीज़ें जो है थी ही नहीं पाकिस्तान में काफ़ी सारी। इसीलिए तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान लगातार डेवलप ही हो रहा है। डिस्पाइट हैविंग रिच नेचुरल सोर्सेज, fertile lands and hardworking people, it faces problems such as poverty, unemployment, inflation and energy shortage. अब इस लाइन में ये लिखा है कि बेशक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़मीनें थी जिस पे फसलें बड़े आराम से उग सकती थी, और पाकिस्तान में फर्टाइल लैंड्स थी। फर्टाइल का मतलब है ऐसी ज़मीनें थी जो आराम से ज़रा सी अगर उनमें पौधा डालें, ख्याल भी ना रखें, तब भी वो पौधे उगेंगे। उसके अलावा हार्ड वर्किंग पीपल थे यहाँ पे, यानी कि बड़े मेहनती लोग थे। इस सब के बावजूद पाकिस्तान को गुर्बत जो है फेस करनी पड़ी। पैसा नहीं था पाकिस्तान के पास, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, इन्फ्लेमेशन थी। इन्फ्लेमेशन का मतलब है एकदम से प्राइसेस बढ़ गई हैं हर चीज़ की, ये इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसके साथ साथ एनर्जी शॉर्टेज थी, यानी कि बिजली भी नहीं थी, गैसेस की भी प्रॉब्लम थी। अक्सर आपने सुना होगा गैस की लोड शेडिंग होगी, बिजली की लोड शेडिंग होगी, ये अक्सर पाकिस्तान में शुरू से ये प्रॉब्लम थी। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों थी, उसका मेन रीज़न ही पैसा था। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज़ एसेंशियल फॉर द कंट्रीज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो मसले मैंने बताए हैं ये अगर सॉल्व किए जाएँ तो इससे फिर पाकिस्तान ग्रो कर जाएगा, बेहतर हो सकेगा। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है आपने बताना है। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम थ्रू विच अ कंट्री, इकोनॉमी की मदद से क्या होता है कि कंट्री अच्छा सामान और अच्छी सर्विसेज दे सकता है, कंट्री के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, पैसा बन सकता है, रिसोर्सेज खाने पीने के सामान ज़्यादा बन सकता है। तो ये सब होता है इकॉनमी। इकॉनमी की मदद से क्या फ़ायदा होता है, लोगों की जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाती है। ज़्यादा पैसा होगा, खाने पीने की चीज़ें होंगी, तो ज़िंदगी तो अच्छी होगी ही। व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब है कि कंट्री जो है वो कोई सामान प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, खाने पीने की चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, जॉब्स नहीं दिलवा पा रहा लोगों को। सामान जो है अगर कोई मतलब बन भी रहा है पाकिस्तान में तो दूसरे मुल्क में बेचा नहीं जा रहा उसको, इनकम नहीं आ रही, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो रही पाकिस्तान की। दे रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लोअर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर ये सब नहीं हो ना तो पाकिस्तान जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वो थी गुर्बत, जिसको कहते हैं पॉवर्टी इंग्लिश में। तो गुर्बत सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आपने इसमें पॉइंट देना, मैनी पीपल हैव लो इनकम। बहुत लोग जो कमा रहे थे उनकी इनकम बहुत कम थी, यानी कि किसी की 2000 बुरे महीने की तनख्वाह थी, किसी की 6000। तो ये बहुत कम इनकम है, इसमें गुजारा नहीं होता इंसान का। तो ये भी एक गुर्बत की एक निशानी है। उसके अलावा हर बंदे को खाना, तालीम और हस्पताल की सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी क्योंकि पैसा नहीं था लोगों के पास। अगर पैसा हो भी तो पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी चीज़ें ही नहीं थी कि वो लोगों को अच्छी चीज़ें दे पाए। लीड्स टू लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। अब ज़ाहिर है जब गुर्बत होती है तो फिर इंसानों की ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं होती, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत लो हो जाते हैं। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड लो होने का मतलब ये है कि एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी जा सकती बगैर पैसों के। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है अनएम्प्लॉयमेंट की। कि पाकिस्तान में जॉब्स ज़्यादातर लोगों के पास थी ही नहीं, और जिनके पास थी भी तो इतने कम पैसे उनको मिलते थे जॉब पे। बहरहाल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जिनके पास बिल्कुल जॉब नहीं होती। तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो जॉब्स की तलाश में ही रहते थे। कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड इंडस्ट्रीज़। फिर आपने ये भी रीज़न बताना है कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रहती थी पाकिस्तान में। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि क्या वजह बनती थी कि पाकिस्तान में बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिलती थी। उसका मेन रीज़न है ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि जिस तादाद से लोग पैदा हो रहे थे तो उस वजह से भी जॉब्स की कमी होना शुरू होगी, और इंडस्ट्रीज़ बड़ी कम थी पाकिस्तान में।
ज़ाहिर है इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इंडस्ट्रीज़ कम थी, ठीक है। फिर आता है इंक्रीजेस पॉवर्टी एंड क्राइम, कि गुर्बत की वजह से ज़ाहिर है लोग फिर जुर्म करना शुरू कर देते थे, चीज़ें चोरी करना शुरू कर देते थे। तो यही वजह बनती है जब इंसानों के पास जॉब्स ना हो। नेक्स्ट हेडिंग देनी है इन्फ्लेमेशन की, जो कि आजकल हुआ था कुछ दिन पहले जब जंग स्टार्ट हुई, कि सारा सामान बहुत महंगा हो गया, यहाँ तक कि पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। इस चीज़ को कहते हैं इन्फ्लेमेशन, कि पाकिस्तान शुरू से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन से गुजरता था, कि कोई भी सामान अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो उसकी प्राइस ठीक ठाक ज़्यादा होती थी, कि एक आम इंसान जिसकी अच्छी भी जॉब हो वो भी इतने आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता था उस सामान को। इंक्रीजेज दी कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंसानों की बड़ी मुश्किल हो जाती थी, कि इंसान बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था जब इस तरह की पैसे जब बढ़ जाए सामानों के। पुअर फैमिली सफ़र द मोस्ट, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का नुकसान उन लोगों को होता था जो फैमिलीज़ पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब थी। देखिए, एक पर्सन जो नॉर्मल कमा रहा है वो जैसे तैसे करके अपना गुजारा तो कर ही लेगा इस महंगाई में, लेकिन जो फैमिली शुरू से ही बहुत ज़्यादा गरीब है और अचानक से मुल्क में इस तरह से प्राइसेस भी बढ़ जाएं, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें गरीब फैमिलीज़ को ही भुगतना पड़ता था। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में जिस तरह से लोग बढ़ रहे थे उसी की वजह से खाने की, जॉब्स की, स्कूल की और हॉस्पिटल की कमी होना शुरू होगी, क्योंकि ज़ाहिर जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतना ज़्यादा फिर हमें तालीम और खाने और जॉब और स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी। पुट्स प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, अब ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा लोग होंगे तो फिर हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप करें, जैसे कि सब्ज़ियाँ जो है उगाएं, दूध वगैरह जो है गाय ज़्यादा दे सकें, उनको अच्छे से पालें। ये चीज़ फिर हमें करनी चाहिए थी, बट ज़ाहिर लोगों ने प्रॉपर्ली नहीं की, प्रॉपर्ली सब्ज़ियाँ भी नहीं उगाई और ये चीज़ें नहीं की। तो ये भी एक रीज़न है कि जितनी तादाद में इंसान बढ़े, अगर उतनी तादाद में जानवरों को भी बढ़ाया जाए, उतनी तादाद में अगर फसलें भी उगाई जाए तो मसला हल हो सकता था, बट पाकिस्तान ने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस इंसान ही लगातार बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट चीज़ आपने इसमें देनी है एनर्जी क्राइसिस की, कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली बिजली गायब रहती थी और गैसेस भी गायब रहती थी। अभी भी इवन मैं तो बहरहाल इस्लामाबाद रहती हूँ, यहाँ पे तो इतनी लोड शेडिंग नहीं होती, बट मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे उनकी बातें सुन के बड़ा दुख होता है। वो मुझे कहते हैं कि मैम हमारे एरिया में सिर्फ 2 घंटे के लिए बिजली आती है, बाकी सारा टाइम गायब रहती है। तो ज़ाहिर है मुझे पता है ना कि जब बिजली चली जाए इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, आपको गर्मी भी लगती है और भी इशूज़ अराइज़ होते हैं। तो पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम अभी भी आप देखें 2026 आ गया है, अभी भी वही सेम प्रॉब्लम से पाकिस्तान गुजर है। ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ गैस हल हुई है। सर्दियाँ आ जाएं तो गैस चली जाती है, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी। तो ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान शुरू से लेकर अभी तक सेम ही मसलों से गुजर है। फिर आता है रिड्यूसेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि यहाँ पे पाकिस्तान में जब बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ अगर बनती भी हैं, लाइक लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर भी दें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना दें, फैक्ट्रियाँ बना दें, तो जब वो देखते हैं बिजली ही नहीं पैदा हो रही, बिजली ही नहीं हमें मिल रही, तो वो फिर यहाँ पे इंडस्ट्री बनाते ही नहीं है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है इफेक्ट्स बिजनेसेस एंड डेली लाइफ, एंड ज़्यादा इस तरह से बिजलियों का आना जाना और गैस का चले जाना, इससे ना बिजनेसेस जो यहाँ पे हैं वो फिर चल नहीं पाता सही से। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, कि यहाँ पे ज़रा जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज़ नहीं पैदा हो रही, तो फिर लोग यहाँ पे पैसा नहीं कमा पा रहे, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी इवन यहाँ पे इसी वजह से नहीं करते कि इधर लाइट ही कोई नहीं है। उसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, और जॉब्स भी ज़्यादा कम हैं, और एक्सपोर्ट मतलब हमारे यहाँ पे कोई अगर सामान बनता है तो दूसरे मुल्क में बेचा ही नहीं जाता इतने आराम से, तो उस वजह से पाकिस्तान पैसा ही नहीं कमा पा रहा। नेक्स्ट हेडिंग देनी है हमने कल्चर प्रॉब्लम्स की, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स की। एग्रीकल्चर का मतलब है जानवरों को पालना, फसलें उगा के सब्जियां बेचना, ये चीज़ एग्रीकल्चर में आती है। एग्रीकल्चर का वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है। इसमें हमने बताना है कि पानी की कमी की वजह से बहुत सारी फसलें उग नहीं पाती, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी किसी पौधे को बड़ा करना है, जिसमें टमाटर लगते हैं, कोई भी सब्ज़ी उगती है, तो पानी डालना पड़ता है, लेकिन जिन इलाकों में पानी अगर नहीं है तो ये भी एक बड़ा मसला है। उसके अलावा और फार्मिंग मेथड का मतलब है कि बहुत से किसान पुराने ज़माने की टेक्निक से फसलों को उगाते हैं, जिसकी वजह से फसलों की जो उगने की स्पीड है वो बहुत स्लो होती है और तादाद भी कम होती है। ज़रा मशीनों से जब आप काम करवाओगे तो मशीनें ज़्यादा
मतलब अच्छे से ज़्यादा ज़मीनों पे जल्दी जल्दी काम कर लेंगी, बट एक इंसान ज़ाहिर उतनी स्पीड पे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस तादाद में जो वेजिटेबल है वो कम बढ़ पाते हैं, कम उग पाते हैं। तो ये एक रीज़न है। फिर आता है एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स एंड क्लाइमेट चेंजेस। फर्टिलाइजर्स कहते हैं खाद को, मतलब जो हमारी ज़मीन है उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ खाद चाहिए होती है कि वो सब्जियों को उगा सके, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बड़े महंगे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जैसे कि अचानक से बारिश ज़्यादा होने की वजह से सैलाब आ जाता है, उससे भी फसलें तबाह होती हैं, या फिर इतनी शदीद गर्मी होती है कि फसलें सारी सूख जाती हैं गर्मी से। तो ये भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान में जो है फसलें तबाह होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, कि वहाँ से जो पैसा आना है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आता है रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, जिससे क्या नुकसान होता है पाकिस्तान को कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, यानी कि फ़सलों की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अब ज़ाहिर है जब फसलें नहीं उग रही, आप सब्जियां नहीं बेच रहे, तो फिर पैसा कैसे कमाएगा पाकिस्तान, ठीक है। मुझे भी पता है कि मैंने भी एक दफ़ा एक प्लांट को ग्रो किया था, मैं उसको डेली पानी देती थी, इतना प्यारा वो पौधा उग गया था, लेकिन ज़ाहिर है मैंने एक हफ़्ता टाइम नहीं दिया, उस बेचारे को पानी नहीं दिया, सड़ गया बेचारा। तो ये होता है कि पौधों को प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है, और अगर बेशक किसान पूरा टाइम भी दे, अगर एनवायरनमेंट ही ख़राब हो जाए, तेज़ गर्मी हो जाए, तेज़ सर्दी हो जाए, तो इस तरह से भी फसल तबाह हो सकती है। तो प्रॉपर एक सेटअप करना चाहिए कि अगर गर्मी हो जाए तो किस तरह से अपने पौधों को बचाना है। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने पहले से चेक ही नहीं की हुई थी, तो इस वजह से बहुत से नुकसान से गुजरना पड़ा, फसलों की तबाही हो जाती थी। फिर आता था लो एक्सपोर्ट, यानी कि पाकिस्तान में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, वो जो भी सामान बनाती थी बाहर वाले मुल्कों में सेल ही नहीं होता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। अगर बाहर वाले मुल्कों में सामान सेल होता तो ज़ाहिर है हमारा सामान बाहर वाले मुल्कों में महंगा बिकता, तो पाकिस्तान को ही फ़ायदा मिलना था, बट वो चीज़ भी नहीं हो रही थी। बहुत कम अमाउंट में बहुत कम लोग ही जो है बेच पाते हैं सामान। तो ये भी एक मसला था कि पैसे नहीं हमें मिलते थे। हैवी इम्पोर्ट्स, कि पाकिस्तान क्या करता था कि जो भी चीज़ लेता था दूसरे मुल्कों से, जैसे कि पेट्रोल ले रहा है या कोई मशीन ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें बहुत महंगी पड़ती थी पाकिस्तान को, जिसकी वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, ऊपर से ये सारा सामान भी इतना महंगा है। तो ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लम आता था कि अगर पेट्रोल लेना है, कोई मशीन लेनी है, बिजली की ज़रूरत है, केमिकल्स की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को देना है, फिर वो चीज़ मिलेगी पाकिस्तान को। फ़ॉरेन डेब्ट्स का मतलब है कर्ज़ा। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में लोन लिया था दूसरे मुल्कों से, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जब इंसान लोन लेता है तो फिर वापस भी तो करना होता है, तो इसलिए पाकिस्तान हाई डेब्ट पे भी फंस गया कि इसको पैसे भी वापस करने थे, जिसकी वजह से आपको सबको पता तो है डेवलपमेंट कम है यहाँ पे और पैसे इतने नहीं बन पा रहे, तो वो कर्ज़ा भी वापस नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखिए ट्रेड डिफिसिट, कि इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो रही है एक्सपोर्ट से। इम्पोर्ट का मतलब है कि ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उन चीज़ों को ख़रीद ज़्यादा रहा है जिस पे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान से कोई चीज़ बन के दूसरे मुल्क में जब हम बेचते हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि अपनी बनाई हुई चीज़ या फसलें या टमाटर पे या सब्जियाँ कोई भी चीज़ हम बेचते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों में, तो हमें पैसा मिलता है। तो एक्सपोर्ट होने की क्वांटिटी कम है, इंपोर्ट यानी कि ख़रीदने वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, इसी की वजह से पैसों की हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कोई और आसान एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन की इनकम ही बड़ी थोड़ी है और वो बार बार चीज़ें ख़रीदता जा रहा है ऑनलाइन, तो ज़ाहिर है पैसे ख़त्म होंगे एक स्टेज पे आके, राइट। और वो जॉब्स कम कर पा रहा है क्योंकि जॉब्स में इतने पैसे उसको नहीं मिल रहे। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि चीज़ें ख़रीदी ज़्यादा जा रही हैं क्योंकि ज़रूरतें हमारी बहुत है, हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, लेकिन हम बेच बहुत कम चीज़ रहे हैं। फिर आगे लिखा है वीकनेस ऑफ द नेशनल इकॉनमी, और इसी की वजह से हमारी जो नेशनल इकॉनमी, नेशनल का मतलब है पूरे पाकिस्तान का जो पैसा है, इकॉनमी है, वो बहुत वीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी करप्शन की, कि हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, कि कोई भी बंदा आराम से ब्राइबरी ले लेता है। ब्राइबरी का मतलब है रिश्वत ले लेता है, या फिर पब्लिक फंड्स को कोई मिसयूज़ कर लेता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का बंदा होगा वो लोगों के पैसों को मिसयूज़ करेगा, अपने फ़ायदे के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करेगा। इसकी आसान एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि बहुत सारी हमने सरकारी ऑफिसर्स देखे होंगे जो मतलब जिनके पीछे 3-4 गाड़ियाँ चल रही होंगी, यानी कि एक गाड़ी तो उनकी अपनी है लेकिन 3-4 गाड़ियाँ उनकी
एक्स्ट्रा चल रही होंगी उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ज़ाहिर है उनकी पेट्रोल के खर्चे ये सारा कुछ हम इंसान ही दे रहे होते टैक्स की शक्ल में। तो यही चीज़ है कि एक तो मैंने वो एग्जांपल दी थी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आम पब्लिक के पैसों से ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड मुझे लगता है इस तरह नहीं होना चाहिए। जो टैक्स पेयर्स हैं, हम जैसे लोग, हमारे लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं। ऐसा कुछ नहीं होता पब्लिक अथॉरिटी पे बैठे हुए गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो मुझे लगता है ख़त्म कर देनी चाहिए, थोड़ा हर चीज़ को स्टेबल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देना है स्टोर डेवलपमेंट एंड वेस्ट रिसोर्सेज, कि डेवलपमेंट बड़ी कम होती है और वेस्ट रिसोर्सेज यहाँ पे इतनी प्रॉपर बनी नहीं है, यानी कि हर जगह पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, कोई मतलब सिस्टम नहीं बनाया हुआ वेस्ट ख़त्म करने का। वेस्ट मीन्स कि जो गंद होता है, जो कचरा होता है, उसकी बात हो रही है। इलिटरेसी की बात करें तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं। अगर तालीम की ऑप्शन मिलेगी भी तो बच्चे तालीम इस वजह से भी नहीं लेंगे क्योंकि उनको दिखता है कि हमारे बड़े भी जॉब नहीं कर पा रहे तालीम लेने के बाद। इसीलिए बहुत से बच्चे जिनको तालीम की ऑप्शन मिल रही है वो तालीम नहीं ले रहे ताकि जॉब्स कहीं मिलें, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बड़े जो है हमारे, उन्होंने तो इतनी डिग्रीज़ की वो भी उनके पास भी जॉब नहीं है। इसीलिए बता जॉब ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ हमें पढ़ने से कोई चीज़ हासिल होगी, ठीक है, कोई जॉब मिलेगी। तो एक ये रीज़न भी है कि बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसे लोग भी होते हैं पाकिस्तान में जो बहुत गरीब है, वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान में एक तो तालीम नहीं है लोगों के पास, ऊपर से कुछ स्किल्स नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, यानी कि स्किल्स ना होने की वजह से कि इंसान जो है प्रॉपर्ली कोई चीज़ बना नहीं पाते। ज़रा स्किल होगी, कोई चीज़ बना सकेंगे तो लोग इनके पास आएंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यानी कि एक बंदा है अनपढ़ बेशक है वो, लेकिन उसको कोई चीज़ ही नहीं करनी आती, ना ही उसको फसलें उगानी आ रही है ना कुछ, तो ऐसा बंदा नहीं तरक्की कर पाता पाकिस्तान में। लेकिन एक बंदा पढ़ा लिखा है और तो उसको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी। लेकिन अनपढ़ बंदों के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि वो स्किल सीखें, यानी कि कोई हुनर सीखें। जैसे कि एक बंदा जो है फसलें अच्छी उगा सकता है तो उसको लोग रखेंगे जॉब पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे फसलें उग सकें बड़े आराम से। तो इस तरह से फिर आ गया था रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इनको जॉब्स कम मिलेंगी उन इदारों में जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो ये भी एक रीज़न है कि जॉब्स नहीं मिल पाती ज़्यादातर लोगों को अगर वो पढ़े लिखे नहीं है। एंड दूसरी चीज़ मैंने अलग से बता दी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं को जॉब नहीं मिलती क्योंकि इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग हो जाते हैं कुछ जगहों पे कि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स यानी कि इदारे बड़े कम होते हैं जो जॉब पे रखते हैं। सपोज़ अब मैं अपनी एग्जांपल अगर दूँ, हमारी क्लास में तकरीबन 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो लॉ कर रहे थे, ठीक है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी रेशो जब निकल गई थी, ग्रेजुएट कर गई थी, तो आगे जॉब्स ही नहीं थी। हाँ, 50 में से सिर्फ 3-4 लोगों को ही उन्होंने जॉब पे रखना था, ठीक है, बाकी सारे कहाँ जाएं। तो यही होता है कि हर साल बहुत से लोग ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, तो जॉब्स की कमियाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, कि पाकिस्तान में लगातार पॉलिटिक्स हमारी चेंज होती रही, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो लोग करते थे इन पॉलिटिशियंस के ऊपर, कोई जीतती थी पार्टी तो कोई हारती थी, तो इस तरह से वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली। डिले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस ने डेवलप करने का वादा किया लेकिन किए नहीं। जैसे कि कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे सड़कें बनाने का वादा किए हैं पॉलिटिशियंस ने लेकिन नहीं बनाई, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स भी आई। वीक टैक्स सिस्टम, कि हमारे यहाँ पे टैक्स सिस्टम बड़ा गंदा है। टैक्स हर उस चीज़ पे लगा हुआ है जो इंसान का जहाँ से थोड़ी भी इनकम आ रही है ना, टैक्स वहाँ पे भी इन्होंने लगा दिया, ठीक है, जो कि बहुत गलत हरकत है। देखिए एक पर्सन है जिसकी भी इनकम ही नहीं है इतनी ज़्यादा, थोड़ा सा वो बंदा कमा रहा है, उस पर भी उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। फिर आ गया था रिड्यूसेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, और गवर्नमेंट ज़्यादा कम पैसा कमा पा रही है क्योंकि टैक्स का सिस्टम इस तरह। अभी देखो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा कमा भी रही है ना हमारे टैक्स से, तो हमें तो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, हमारे यहाँ गैस का मसला है, आप बिजली नहीं ठीक कर पा रहे, गैस नहीं ठीक कर पा रहे, तो फिर हमारा टैक्स लेने का आपको क्या फ़ायदा। कोई चीज़ बना के दो पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, या तो गवर्नमेंट को चाहिए सोलर पैनल्स लगवाएं, जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ सोलर पैनल्स लगवा दें ताकि सोलर पैनल वाली बिजली जो है लोगों को अब देना शुरू कर दें। तो ये भी एक तरीका गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि हमारे पैसे हलाल हों, कोई गवर्नमेंट ले तो कोई हमारे लिए अच्छा करे। बहरहाल गवर्नमेंट तो मेरी बात सुनती नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंजेस में आप लिखें कि जो फ्लड्स आ जाते हैं पाकिस्तान में और जो अचानक से ज़मीनें ड्राई हो जाती हैं, या जैसे आजकल
बहुत तेज़ और बड़ा हीट वेव चल रहा है। अब रिसेंटली मई में 3-4-15 लोग मरे थे गर्मी से। एंड इसी तरह से इंडिया में भी ठीक ठाक रेशो थी। एंड पाकिस्तान में वैसे इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई हीट वेव में, क्योंकि हमें आदत है गर्मी की। बाकी कंट्रीज़ में भी जहाँ हैं ही ठंडे इलाके शुरू से, वो भी जो है उधर भी इतनी तेज़ गर्मी है कि वहाँ पे 200-300 से भी ऊपर तादाद गई थी उन लोगों की जो फौत हुए थे। तो ओवरऑल यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि हीट वेव आ जाना, उससे भी बहुत लोगों का मरना, तो अस्पताल में भर्ती ज़्यादा हो जाते हैं, फिर अचानक से एक सिस्टम चेंज हो जाता है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है लोगों को ठीक करने की। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आते हैं। चलो हीट वेव को हम साइड पे रखें। हीट वेव से नुकसान पैसों पे कैसे आता है कि जो फसलें हैं वो तबाह होती हैं। क्योंकि देखिए ना, कुछ फसलें ऐसी हैं जो ग्रो ही नहीं कर सकती ज़्यादा गर्मी में। हाँ, आम तो ग्रो होता है, लेकिन कुछ इससे भी ज़्यादा अगर गर्मी उसको पड़ जाए ना, आम के उसको पौधे को, तो वो भी जल सकता है, डैमेज हो सकता है। या फ्लड की वजह से, फ्लड कहते हैं सैलाब को, सैलाब आ जाए तो ज़ाहिर है फसलें तबाह हो जाएंगी। या ड्राइनेस हो जाए तो फिर वहाँ से भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से खाने पीने का जो सामान है, जो सब्जियाँ हैं, वो बड़े नुकसान से गुजरती हैं जब इस तरह की तबाही आती है। लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि बाहर के कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। यही रीज़न है कि नहीं इधर करना चाहते। एक तो हमारे यहाँ पे बेईमान लोग बहुत ज़्यादा हैं, रिश्वत लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, जो अच्छा भला चला हुआ काम है उसको ख़राब कर देंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आपको हर तरह के ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलब कोई काम सही से नहीं करेंगे। जॉब मिल जाएगी, बस वो खाते रहेंगे पैसे, उस बंदे का काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो हालात है, इसको देखते हुए बहुत से बाहर के लोग हैं ना, वो यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते कि यहाँ के लोग, यहाँ का जो है एक सिस्टम है वो सही से नहीं चल रहा। ठीक है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ। मैंने भी जिन लोगों को लास्ट टाइम जॉब पे रखा था, पैसे ले लेते थे मुझसे काम के, लेकिन जिस तरह से मुझे काम चाहिए था टाइम पे नहीं मिलता था, डिलेज आते थे, पॉजेज आते थे। मैं भी बड़ा तंग हो जाती थी कि मतलब जिन पर्सन्स को मैंने जॉब पे रखा है वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला ये एक सिस्टम है यहाँ के लोगों का। तो इसलिए मुझे अब भी बाद में अच्छी लड़कियाँ भी मिली जिन्होंने अच्छा वर्क किया, लेकिन एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इस तरह होता है कि यहाँ पे लोग वर्क सही से नहीं करते। और जब दूसरे मुल्कों को लगता है कि यहाँ पे देखिए अगर हम पैसे लगाएंगे तो इधर तो कोई प्रॉपर वे में चीज़ चलेगी ही नहीं, तो उनका बिजनेस का भी नुकसान होगा जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे पैसे लगाए हैं। इसलिए लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते इधर। उसके अलावा यहाँ इंडस्ट्रीज़ और ये सारा कुछ इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ कम बनी हुई हैं, तो पैसा बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि जब गुर्बत बढ़ जाए हमारे मुल्क में तो उसका क्या असर पड़ता है हमारी सोसाइटी पे। सबसे पहले तो गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अगर पैसा नहीं होगा तो गुर्बत सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जब नहीं होगी तो ज़ाहिर है उससे भी बहुत नुकसान होगा। पैसा नहीं आएगा लोगों के पास, लोग नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे जिनके पास जॉब्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देना है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे ग्रोथ भी बड़ी कम होती है। जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे इंडस्ट्री से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम बन रही होती है, और कम बनने की वजह से ज़ाहिर है हर बंदे के पास वो चीज़ नहीं होगी, तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कि देखें ना, एक तो पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास, ऊपर यहाँ से जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और एग्रीकल्चर है वो सही से काम ही नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर में कोई पौधे और जानवर सही से पाले नहीं जा रहे, तो कोई वहाँ से भी दूध और सब्ज़ियाँ अच्छी से नहीं मिल रही। ऊपर से जो फैक्ट्री हैं वो भी सही से काम नहीं कर रही, तो चीज़ें बड़ी कम बन रही हैं। तो वो सारी चीज़ें तो लोग ले लेते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो बेचारे कैसे बाय करें। तो इन सारे सामान की जो अमाउंट है वो बढ़ा दी जाती है ताकि सिर्फ वही लोग इस सामान को बाय करें जो अफोर्ड कर सकें। तो जो बहुत गरीब होंगे, जो पहले अफोर्ड कर सकते थे, वो जब नहीं कर पाएंगे तो वो तकलीफ़ से सबसे ज़्यादा गुजरेंगे इस पैसों की तंगी की वजह से, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आती है बात। फिर आगे आता है हाई इन्फ्लेमेशन का मतलब है पैसों का अचानक बढ़ जाना उन मुल्कों में जहाँ पे प्रॉपर वे में चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, ना ही दूसरे मुल्कों से चीज़ें आ रही हैं, ना ही हमारे मुल्क से दूसरी चीज़ें जा रही है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें। फिर आगे आता है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, कि जो ज़िंदगी का एक स्टैंडर्ड होता है ना वो बहुत गरीब हो जाता है उन लोगों का जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जिन मुल्कों में। रिड्यूस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि ज़्यादा कंट्रीज़ बाहर की हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती इसी रीज़न की वजह से। सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इकॉनमी को, यानी कि पैसे को इम्प्रूव करे। कैसे? कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे बनाए फ्री में लोग बच्चों के लिए कि वो पढ़ें, इंडस्ट्रीज़ बनाए
फैक्ट्रियाँ बनाएं ताकि इन बच्चों को अगर जॉब की भी ज़रूरत पड़े तालीम के साथ साथ, तो ये यंग एज में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जवान लोग भी कर सकें, ठीक है। और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, यानी कि अगर ये बच्चे और जवान लोग फैक्ट्रियों में काम करेंगे, ज़्यादा लोग करेंगे, तो फैक्ट्री से ज़्यादा सामान बन पाएगा, तो वो जो सामान बनेगा वो दूसरे मुल्कों में भी भेजा जा सकता है। सपोर्टिंग एग्रीकल्चर को हमें चाहिए सपोर्ट करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएं, जानवरों को पालें ताकि उनसे हमें कुछ मिले और हम वो आगे बेच सकें। कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन का मतलब है पैसे जो अचानक बढ़ जाते हैं ना, इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल वैसे आप सबको पता है कैसे करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें बंदा उगाए और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करे। ज़्यादा चीज़ें जब ज़्यादा होंगी तो अपने आप ही पैसे की कीमत कम हो जाएगी, ठीक है, उस सामान की। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है रिड्यूसिंग करप्शन, कि करप्शन कम कर देनी चाहिए, रिश्वत लेने वाले लोगों को हटा देना चाहिए गवर्नमेंट के इदारों से जो मसला सबसे ज़्यादा डाल रहे हैं करप्शन का। इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि दूसरे मुल्क ख़ास तौर पे वो इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब वो इन्वेस्ट इस तरह से तो नहीं करेंगे ना, जब हमारे मुल्क को ग्रो होता देखेंगे तभी वो दूसरे लोग हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है इम्प्रूविंग द टैक्स सिस्टम, कि टैक्स सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हर बंदा जो बेचारा मुश्किल से पैसा कमा रहा है आप उस पर टैक्स लगा दो कि वो भी बेचारा कमा ना सके। तो टैक्स सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि अच्छे तरीके से टैक्स लगे कि हर बंदा टैक्स की अमाउंट अफोर्ड कर सके और गवर्नमेंट को भी उसी तरह से टैक्स मिले कि गवर्नमेंट भी चल रही है आराम से और लोग भी तंग ना हो उस टैक्स से। फिर आता है एक्सपेंडिंग एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यानी कि बिजली, गैसेस, ये तमाम रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा बने। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान इतना टैक्स भी दे ना लोगों इन गवर्नमेंट को, तब भी हमारे पास ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है। यही तो मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी बनती है कि वो कोई ऐसी चीज़ बनाए कि लोगों को आसानी से गैस और बिजली फराम हो सके, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग बिजली के बिल दे रहे हैं तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी बिल के अकॉर्डिंग बिजली भी तो दे लोगों को। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और हमें चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है अडॉप्ट करें, यानी कि गवर्नमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ बाय करे, यानी कि अगर बाय करना ही है सामान गवर्नमेंट को तो कोई अच्छी चीज़ बाय करे जो गवर्नमेंट को फ़ायदा दे सके, मुल्क को फ़ायदा दे सके। ऐसी मशीनें बाय करे जैसे कि जो फार्मिंग की मशीनें होती हैं, जो फसलों को उगाने की मशीनें होगी, हॉस्पिटल में मशीनें होगी, तो वो अच्छी होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिले। फिर आता है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, की पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करना है। एंड फिर आता है क्रिएटिंग मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, के अगर तादाद ज़्यादा भी है इंसानों की तो हमें चाहिए कि जितने इंसान हैं उसी तरह से जॉब्स भी उतनी ही होनी चाहिए ताकि सारों को जॉब्स मिल सकें। अब आपने इम्पोर्टेंस देना है कि हमारे लिए पैसे को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये फ़ायदा होगा, पैसा बड़ा जल्दी बढ़ेगा अगर हम पैसे को इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, बेचेंगे, तो फिर फ़ायदा होगा, जल्दी पैसा आएगा पाकिस्तान में। जॉब्स बढ़ेंगी लोगों के लिए, ज़िंदगी लोगों की बेहतरीन होगी जब उनके पास पैसे होंगे लोगों के पास। फिर आपने लिखा रिडक्शन इन पावर्टी गुर्बत को कहते हैं, तो गुर्बत रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमी, और एक स्टेबल अर्निंग आ रही होगी सबको तो फिर ज़िंदगी आसान रहेगी लोगों की। कंक्लूजन, जो भी ऊपर पड़ा वो शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिखना है।